ओके बेटा। तो ये रिवर्स वर्किंग जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे उसी को हमने कंटिन्यू करना आज। तो वो हम एक दो क्वेश्चन देखे, देन वी विल सी द कन्वर्जन ऑफ बायनोमियल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम इसे एंड कर देंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखना शुरू कर देंगे। ओके बेटा। तो लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे कि हमें फाइंड आउट करना है z लेस देन, हमें z की वैल्यू निकालनी है एंड द प्रोबेबिलिटी इज गिवन विच इज 0.7886। हमें z की वैल्यू निकालनी है एंड द प्रोबेबिलिटी इज गिवन विच इज 0.7886। वैसे नॉर्मली क्या होता है बेटा हमारे पास, नॉर्मली क्या होता है कि हमें, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमें z की वैल्यू दी हुई होती थी, हम यहाँ से जाके टेबल में वैल्यू देखते थे, प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमें z की वैल्यू निकालनी है। अब मे भी एक्स की वैल्यू भी कह सकता है, फॉर्मूला जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी को यूज करके, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये जो सारा टेबल में प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, इसे यूज करके हमने z की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये काम कर रहे थे। इससे पहले जो हमने काम सीखा था उसमें हमें z की वैल्यू दी हुई होती थी, हम कहते हैं ओके प्रोबेबिलिटी ये आ रही है, प्लस कर वन माइनस करके ये लेफ्ट साइड देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं। तो वो हम सारा काम कर रहे थे। ठीक होगी बात। अब मैं एक दो क्वेश्चन इसे करवा के फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके। मुझे बताएं लास्ट टाइम जो हमने जी की वैल्यू निकालना सीखी थी, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहले हमने क्या काम किया था। यस बेटा, काइंडली साथ साथ रहना है ताकि बस खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप जो मर्जी है करना बेटा। मुझे बताएं कि क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले गुड नबिया बेटा, यू आर राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। यस एनीवन एल्स, बाकी सभी बेटा जाग जाएं, बाकी सब भी जाग जाएं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है बेटा, हमने साइन देखना है। See the sign of Z. See the sign of Z. Z का साइन देखना है, whether Z is positive or negative. Whether Z is positive or negative. हमने Z का साइन देखना है बेटा। See the sign of Z and see whether the Z is positive or negative. उसके बाद Z की वैल्यू आएगी। Z पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम पहले ही देख लेंगे। पहले भी देख सकते हैं, वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन हम पहले देख रहे थे तो हम एक ही पैटर्न रखते हैं, पहले देख लेते हैं। वो कैसे बेटा हमने देखना है साइन, मैंने आपसे कहा था ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, जी कर्व ड्रॉ कर लेनी है आपने। अब हमने कहा था लेस देन का मतलब होता है, लेस देन का क्या मतलब होगा, लेस देन का क्या मतलब होगा, लेस देन का क्या मतलब बताया था, लेस देन ग्राफ की कौन सी साइड है, कौन सी साइड देखनी है हमने। लेस देन का मतलब क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, ग्राफ की लेफ्ट साइड। जी लेस देन का मतलब है, लेस देन का मतलब है लेफ्ट साइड। द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ शुड बी 0.7886। लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो 0.7886 होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे यहां पे होना है या यहां पे होना है। राइट साइड पे होऊंगा तो लेफ्ट साइड 0.7886 बनेगी, या यहां पे होऊंगा तो लेफ्ट साइड 0.7886 बनेगी। क्योंकि हमने लेस देन से तो लेफ्ट साइड आइडेंटिफाई कर ली ना, लेस देन से हमने लेफ्ट साइड आइडेंटिफाई कर ली। लेफ्ट साइड का एरिया कितना है, 0.7886 है। लेफ्ट साइड का एरिया कितना है, 0.7886 है। सो आई शुड बी एट दिस पॉइंट, देन दिस एरिया विल बी, क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा मैंने कहा था, ये यहाँ पे 0.5 एरिया, ये पॉइंट यहाँ पे 0.5 एरिया। सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, दिस होल लेफ्ट साइड विल बी 0.786। क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड 0.786 नहीं बन सकती, ये लेस देन 0.5 बन रही होगी, मे बी 0.3, मे बी 0.2, मे बी 0.4। सो इट शुड बी, इट विल बी लेस देन 0.5। सो वी शुड स्टैंड एट दिस पॉइंट, we should stand at this point, then this area will be 0.7886, then this area will be 0.7886, then this area will be 0.7886, then this area will be 0.7886। ओके, 0.786 लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है आप यहां पे खड़े हैं बेटा, वैल्यू ऑफ z शुड बी, अब राइट साइड क्या होती है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या होती है नेगेटिव। सो वैल्यू ऑफ z शुड बी, value of z should be positive, value of z should be positive, value of z should be positive because you are standing at the right side, तो ये पॉजिटिव होगी। तो z की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया, whatever the value of z is, whatever the value of z is, it will be positive 0.7886। अब बेटा साइन देखने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना होता है हमने, साइन देखने के बाद अगला काम हमने क्या करना है, साइन देखने के बाद हमने अगला काम क्या करना है, नेक्स्ट जो हमने चीज करनी है बेटा,
हमने वैल्यू देखनी है। अब हमारे पास टेबल ऑलरेडी है 0.7886 किधर आ रहा है 0.78 जरा ढूंढे मेरे साथ बेटा कहाँ पे है 0.7886 0.5 वाले हैं 0.6 वाले हैं 0.7881 नजर आ रहा है 0.7886 है ही नहीं 0.7886 है ही नहीं गुड अस्मा बेटा 0.7881 आ रहा है 0.7886 नहीं डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही 0.7881 आ रहा है क्या करेंगे हम जो हमारे पास सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 0.7881 आ रही है हमारे पास है 0.7886 अब क्या करेंगे ये तो गलत हो गया काम ये तो काम गलत हो गया हमें तो 0.7886 चाहिए थी गुड नबिया बेटा अब बेटा अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू पिक करें सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू पिक करें सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू पिक करें और उसमें आपने थर्ड डेसिमल प्लेस ऐड करना उसमें आप थर्ड डेसिमल प्लेस ऐड करना तो 0.7881 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा देन आई विल गेट 0.7886 बिल्कुल वरीद बेटा गुड बिल्कुल सही कह रहे हो सो 0.7881 आ रहा है इसमें मैं 0.0005 ऐड करूंगा 0.7881 में ये ऐड करूंगा थर्ड डेसिमल प्लेस हमारे पास ऐड होगी तो ये बन जाएगा 0.7886 तो बेटा अब आपने जाके देखना है 0.7881 की वैल्यू वो है फर्स्ट डेसिमल प्लेस 0.8 है सेकंड डेसिमल प्लेस 0 है तो 0.80 आ गई 0.80 आ गई बेटा हमारे पास 0.80 एंड फॉर द थर्ड डेसिमल प्लेस 0.80 के आगे थर्ड डेसिमल प्लेस कितनी बन रही है ये 5 वाला है तो 5 क्या बन रहा है 2 तो 0.802 0.802 फर्स्ट टू डेसिमल प्लेस वहां से आ क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था हमें 5 ऐड करना पड़ा था 5 विल बी द थर्ड वैल्यू ऑफ द डेसिमल तो 0.802 आ गया तो हमारे पास जो वैल्यू बन गई है z इज लेस देन प्लस 0.802 इज इक्वल टू 0.7886 दिस विल बी आवर आंसर दैट्स इट दिस शुड बी आवर आंसर तो बस बेटा काम खत्म हो गया हमारा इसमें बताएं कोई मसला है तो बेटा इसमें कोई बताए कोई इशू है तो फिर हम आगे बात करते हैं सिंपल सी बेटा बात है अदरवाइज आपने पहले साइन देखे साइन के बाद वैल्यू देखे अगर वैल्यू डायरेक्ट टेबल में आ रही है तो अच्छी बात है वही लिख दें अगर नहीं आ रही तो थर्ड डेसिमल इन्वॉल्व है थर्ड डेसिमल प्लेस इन्वॉल्व है तो वो देखें क्या ऐड करना पड़ेगा 2 ऐड करना है 5 ऐड करना है 4 ऐड करना है 3 ऐड करना है क्या ऐड करना है आपने यस यस आयान बेटा लास्ट 2 0.802 यस नूर बेटा जाग रहे हैं आप ठीक हो गया बेटा अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जल्दी से मुझे करें करके दिखाएं ये है टेबल बेशक आप ओपन करना चाहते हैं ओपन करें तो भाई मैं जूम इन कर देता हूँ पहले क्वेश्चन लिख लें फिर मैं टेबल जूम इन कर देता हूँ फिर बस आगे इस बस ये लास्ट क्वेश्चन करके फिर हम आगे बात करते हैं जी की वैल्यू देखनी आ गई है तो हम लास्ट क्लास में यही देख रहे थे बेटा अभी भी यही काम कर रहे हैं फिर हम एक लास्ट चीज देखनी है फिर एंड करते हैं तो ये देख लें क्वेश्चन क्वेश्चन इज जी लेस देन सम वैल्यू वी डोंट नो द वैल्यू 0.6558 0.6558 है हमारे पास 0.6558 0.6558 0.6558 0.6558 ओके क्वेश्चन लिख लिया अब ये टेबल है बेटा देखिए 0.6558 first you need to pick the sign and then see the value from the table just see the value from the table बस काम हमारा एंड हो जाएगा ओके गुड रायन बेटा गुड इंशा गुड उस्मान जी बेटा बाकी सभी जाग जाए जरा
गुड अयान, गुड हादी, गुड अस्मा। बस इतनी सी बेटा बात है, ये अगर स्किल आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये पहले ये चीज आएगी तो क्वेश्चन बहुत इजी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटा। ओके, सो लेस देन है, लेस देन का मतलब है लेफ्ट साइड देखनी है ग्राफ की, लेफ्ट साइड का एरिया कितना होना चाहिए, बड़ा एरिया होना चाहिए, इसका मतलब लेफ्ट साइड का एरिया बड़ा होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं खड़ा होऊंगा तो एरिया छोटा बनेगा, 0.5 से कम बनेगा, आई नीड एरिया ग्रेटर देन 0.5, सो आई शुड स्टैंड एट दिस पॉइंट, 0.6558 इस साइड पे होना चाहिए, दिस शुड बी 0.6558, value of z is positive, 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 z की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, 0.6558 जाके देखना है हमने, 0.6558 जाके देखे जरा, 0.6558 किधर है, 0.6558 कहाँ पे है, कहाँ पे है, 0.6554 नजर आ रहा है हमें, 0.6554 नजर आ रहा है हमें, 0.6554 नजर आ रहा है, इसका मतलब है क्लोजेस्ट वैल्यू यही है हमारे पास, पिक द क्लोजेस्ट वैल्यू, एंड इसमें हम ऐड करेंगे 4 तो 0.6558 बन जाएगा, 0.6558 बन जाएगा हमारे पास, तो बन जाती है वैल्यू 0.4 फर्स्ट डेसिमल, सेकंड डेसिमल 0 एंड थर्ड डेसिमल इज 1, बिल्कुल सही कह रहे थे। सो z should be less than 0.401 equal to 0.6558, तो ये z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ z। और अगर x की वैल्यू निकालनी पड़े बेटा, अगर आपको x की z की वैल्यू से x की वैल्यू निकालनी पड़े, तो z की वैल्यू आपके पास यहाँ से टेबल से निकाल लेंगे, म्यू और सिग्मा गिवन होगा आपको, x की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, x स्कोर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं, वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक होगी ठीक होगी बात, इसमें बेटा कोई इश्यू है तो काइंडली बता दें, इसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो बेटा बता दें, इसमें कोई मसला आ रहा है तो बता दें, ताकि फिर हम आगे बात करें। हो जाएगा, नहीं अभी क्वेश्चन देखेंगे तो फिर हम और भी बात कर लेंगे, पहले हम बस एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ओके बेटा, अब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, पहले प्रोबेबिलिटीज देखना सीखी हैं, फिर हमने रिवर्स उसका आउटपुट देख लिया है कि अगर हमें वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की गिवन हो तो जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वैसे हमें जी की वैल्यू दी होती तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। ओके, द लास्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज, जो हमें सीखनी है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन, अब बेटा ये बस लास्ट ही ध्यान से सुन लेना काइंडली, आपका काम खत्म हो जाएगा। कन्वर्जन फ्रॉम बायनोमियल to normal distribution, conversion of binomial to normal distribution, conversion of normal, conversion of binomial to normal distribution, conversion from binomial to normal distribution, conversion of from binomial to normal distribution। binomial क्या होती है बेटा हमारे पास, binomial क्या चीज़ है और नॉर्मल क्या चीज़ है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी बेटा हमारे पास, आइडिया है किसी को, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी हमारी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी हमारी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कर रहे थे, बायनोमियल और नॉर्मल कैसे डिफरेंट है, बायनोमियल और नॉर्मल कैसे डिफरेंट है। यस, बेसिकली बायनोमियल, बायनोमियल जो हम यूज करते हैं ना वो डिस्क्रीट के लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज के लिए यूज करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे पास, में से सक्सेस कितनी बार आ रही थी वो हम देख रहे थे, ज्योमेट्रिक में फर्स्ट टाइम सक्सेस की बात कर रहे थे। तो बायनोमियल डिस्क्रीट होती है, नॉर्मल, नॉर्मल इज कॉन्टिन्यूस, बायनोमियल इज डिस्क्रीट,
एंड नॉर्मल इज कॉन्टिन्यूस, बायनॉमियल इज डिस्क्रीट, नॉर्मल इज कॉन्टिन्यूस। तो अब हमने डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में जाना है। अब सबसे पहली बात है डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूस में जाना कब है। वैसे तो नहीं जाएंगे, डिस्क्रीट तो हमारे पास बायनॉमियल जो है वो तो डिस्क्रीट होती है, नंबर्स होते हैं फिक्स, कोई कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, कोई रेंज तो नहीं होती, कोई एक फिक्स वैल्यू होती है। तो पॉइंट ये कन्वर्ट तो चले हम कर लेंगे, सीख भी लेंगे हम, लेकिन ये कन्वर्जन करनी कब है और क्यों करनी है हमने, वो हमने देखना है। अब बेटा सबसे पहले बात है कि बायनॉमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट कब करना है। ये तब कन्वर्ट करते हैं बायनॉमियल को नॉर्मल में जब ट्रायल्स जो होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। व्हेन अ बायनॉमियल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो जब ट्रायल बेटा ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नीदर क्लोज टू जीरो नॉर वन, जीरो वन के करीब करीब प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कहीं बीच में होगी, देन वी कन्वर्ट बायनॉमियल टू नॉर्मल, क्योंकि फिर वो हमारे लिए देखना आसान हो जाएगा, हमारे लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। मैं बता देता हूँ बायनॉमियल टू नॉर्मल कन्वर्जन कब करनी है। इट इज़ यूज, बल्कि लिख लें अपने पास, इट इज़ यूज वहाँ पे लिखा होता है, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं होगी। इट इज़ यूज when a binomial has a large number of trials, has a large number of has a large number of trials. Trials means experiments. Has a large number of trials, experiments, and probability of success is neither close to zero. Probability of success is neither close to zero nor one. तो बेटा आपकी probability ना जीरो के करीब है ना वन के करीब है। Then we will use this conversion binomial to normal. Approximate करते हैं हम, approximation करते हैं, binomial can be approximated to normal distribution. ठीक होगी बेटा, सबसे पहले ये बात माइंड में रखें। व्हेन द ट्रायल्स आर वेरी लार्ज, लिखा होगा तो क्वेश्चन में लिखा होता है अप्रोक्सीमेट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लिखा होता है, पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है। सो इट इज यूज्ड व्हेन बायनॉमियल हैज लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल, बहुत बार एक्सपेरिमेंट में भी 1000 टाइम आप एक्सपेरिमेंट करें, में 50 टाइम एक्सपेरिमेंट करें, जो बार बार रिपीट करना, क्योंकि बार बार में से देखना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो इट इज यूज एन लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नीदर क्लोज टू जीरो नॉर वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ना जीरो के करीब है ना वन के करीब है, कहीं बीच में है कहीं। देन वी विल यूज दिस। अब ये तो कहानी होगी बेटा, ये तो कहानी हो गई, ये तो कहानी होगी हमारे पास। ये कहानी क्या होगी हमारे पास कि करना कब है। अब मैथमेटिकली कंडीशंस क्या है, मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे कि हाँ अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, अब मैथमेटिकली भी देख लेंगे कब अप्लाई करना है नहीं करना। व्हेन टू अप्रोक्सीमेट कब आपने ये काम करना है। सो बेटा बायनोमियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, बायनोमियल में क्या क्या होता था, नंबर ऑफ ट्रायल सक्सेस, बायनोमियल ऐसे रिप्रेजेंट करती थी। बायनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल, बायनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाय अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब, व्हेन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटेड नॉर्मल व्हेन। अब ये नॉर्मल को लिखने का तरीका है बेटा, बायनोमियल नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, और नॉर्मल को हम क्या लिखते हैं, म्यू क्या बताता है मीन, सिग्मा स्क्वायर क्या बताता है वेरिएंस, हमें सिग्मा स्क्वायर में वेरिएंस बताता है। व्हेन कब आपने यूज करना है, व्हेन एन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फर्स्ट कंडीशन। एन पी, या इस तरह आप लिख सकते हैं एंड एन वन माइनस पी इज ग्रेटर देन 5। तो ये कंडीशन है। यू नो व्हाट एन इज, एन इज नंबर ऑफ ट्रायल। यू नो व्हाट पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p is the probability of success. So n is number of trials, p is the probability of success. So when the product is greater than equal to 5, then you can approximate, then you can, तो कहीं पे चेक करने के लिए कह सकते हैं, वैसे चेक करने के लिए कम ही कहता है, हमें डायरेक्ट कन्वर्जन ही करनी होती है। ये मैं बता रहा हूँ कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि हाँ मुझे अप्लाई करना भी है या नहीं करना, बायनोमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करना भी है या नहीं करना। आप एन और पी की वैल्यू दी हुई होंगी, आप पुट करेंगे, ग्रेटर देन 5 आ रहा है
तो आप कहेंगे ओके अप्लाई करेंगे हम। तो व्हेन टू अप्रोक्सीमेट, तो वहां पे लिखा होता है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना बेटा, तो क्वेश्चन में अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, ये देखिए, अब ये पार्ट है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एस्टिमेट यूजिंग अ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, लिखा हुआ है ना, एस्टिमेट यूजिंग अ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि हाँ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करके कन्वर्जन करें। तो ये नहीं है कि हम बैठ के सारा काम कर रहे होंगे, काम आसान हो जाएगा। अब बेटा स्टेप्स देख लें, स्टेप्स देख लें कन्वर्जन के, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर आपको चीज़ ज़्यादा समझ आ जाएगी। स्टेप्स देख लें बेटा, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या है? स्टेप नंबर वन बेटा हमारा क्या होगा? सबसे अब मेरे साथ साथ स्टेप लिखते जाना, मैं वर्ड फॉर्म पहले लिखवा रहा हूँ, फिर मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे रिवर्स वर्किंग के भी आपने लिख लिया ना, इस तरह से भी लिख लें, ताकि बाद में हमें याद रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो फिर हमें बाद में भूल जाएगा कि हमने यहाँ पे ये काम क्यों किया। स्टेप नंबर वन, दिस इज फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम बायनोमियल टू नॉर्मल। बायनोमियल टू नॉर्मल कन्वर्जन के लिए पहला स्टेप क्या है हमारे पास? फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड द मीन, क्योंकि मीन गिवन नहीं होगा, बायनोमियल है, बायनोमियल में क्या गिवन होगा? एन गिवन होगा और पी गिवन होगा। तो हमें तो मीन शीन तो गिवन नहीं होगा ना। तो फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालनी पड़ेगी विद मीन। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को आप म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? आपको पता है म्यू का फॉर्मूला होता है एन पी, फॉर्मूला म्यू निकालने का ये। सिग्मा का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एन पी वन माइनस पी, क्योंकि क्यू होता है ना, क्यू इज वन माइनस पी, सो एन पी क्यू होता है। तो क्यू अगर नहीं पता, अगर पता है तो क्यू सिर्फ लिख दें, अगर अदरवाइज वन माइनस पी लिख दें। पहला काम बेटा, whenever you need to approximate binomial by normal, the first thing that you will do is convert the number of trials and probability of success into mean and standard deviation। तो mean और standard deviation में लेके आए। ठीक हो गया? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में लेके आए। ठीक है। स्टेप टू, इसे इस तरह लिख लिया करें। जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी ना, यू जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, फिर यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। कैसे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन? आप क्या करेंगे? एक्स एन एन पी, एन पी वन माइनस पी, या ऐसे लिख लें, या एक्स एन एन पी क्या था? म्यू था, और ये क्या था? सिग्मा स्क्वायर। बेसिकली जिससे हम ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये मीन है एंड दिस इज वेरिएंस। या ये पूरे पूरे फॉर्मूलाज लिख लें, एन पी और ये स्क्वायर से रिमूव हो गया, या ऐसा लिख लें। तो इधर पता चल जाएगा ये आपने लिख लिया, ये आपके पास नॉर्मल आ गया। ठीक होगी बात बेटा? ये दो स्टेप्स हो गए, लिख ली। पहले आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, उसके बाद से नॉर्मल वाली फॉर्म में लिख लिया। बायनोमियल की फॉर्म कैसी होती है? मैंने कहा था ये सब बायनोमियल ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है, नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन ये होती है। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन निकाली, क्योंकि हमारे पास म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया, तो हम म्यू सिग्मा को यूज कर सकते हैं। म्यू भी आ गया हमारे पास, सिग्मा भी आ गया हमारे पास, म्यू भी आ गया हमारे पास और सिग्मा भी आ गया हमारे पास। ठीक होगी बात बेटा? ये डन? कोई मसला मसाइल इसमें? साथ साथ रहना बेटा, पहले मैं वर्ड फॉर्म में लिखवा दूं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली चीज सीधी हो जाएगी। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये हम मिस ही कर देते होते हैं। स्टेप थ्री, पहला हमने क्या किया? स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस वगैरह मीन निकाल लिया, फिर हमने लिख लिया नॉर्मल की फॉर्म में। थर्ड स्टेप, अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। अब ये क्या चीज होती है, पहले सुन लेना फिर लिख लेना। अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। अब ये क्या चीज है बेटा? व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन? कॉन्टिन्यूटी करेक्शन ये है कि बायनोमियल जो है ना वो डिस्क्रीट है, नॉर्मल क्या है? कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है, डिस्क्रीट है बायनोमियल, नॉर्मल क्या है? कॉन्टिन्यूस है।
तो हमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी पड़ती है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0.5, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही होगी, हमारे पास रेंज आनी चाहिए। तो रेंज में अगर सारी वैल्यूज को कवर करना होता है ना बेटा, हम क्या करते हैं, 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.5 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि रेंज है हमारे पास। तो रेंज में एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, तो हमें पूरा जो है देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है। तो यहाँ पे अपने पास लिख लें बेटा, सिंस द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, सिंस बायनोमियल distribution is discrete, since the binomial distribution is discrete and the normal distribution, but the normal distribution is continuous, but the normal distribution is continuous, तो क्या करें, वी अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। ये आपने लिखना तो नहीं होगा, आपने डायरेक्ट अप्लाई करनी होगी, हम अप्लाई भी करते हैं, वी अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल में तो रेंज ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करते हैं ताकि वो कन्वर्जन हो जाए, हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, कोई रेंज बननी चाहिए। वी अप्लाई द कॉन्टिन्यूटी करेक्शन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, by adding or subtracting 0.5 when we approximate probability, when approximating probabilities, ताकि कोई वैल्यू हमारी मिस ना हो जाए, when approximating probabilities। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करनी है बेटा, कब प्लस ऐड करना है, कब माइनस ऐड, कब, ये काइंडली ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा इस चीज़ का, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ कि कब कहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, फिर अप्लाई करेंगे, फिर और बात समझ आ जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन के, अगर लेस देन इक्वल टू के है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, बल्कि इस तरह लिख लें, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, और यहां पे लिख लें करेक्शन, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। तो अगर बी एक्स लेस देन के है, अगर लेस देन इक्वल टू के है बेटा, तो आपने क्या करना है, P लेस देन इक्वल टू के है हमारे पास, तो आपने 0.5 ऐड कर देना है। अभी ये लिख लें, फिर अभी अप्लाई करेंगे तो फिर बात समझ आ जाएगी ज़्यादा। अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है विच इज़ लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल का साइन आ रहा है बेटा, तो उसमें आपने 0.5 ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू आ रही है 18, लेस देन इक्वल टू 18, तो आपने इसे क्या बना देना है, आपने इसे क्या बना देना है, लेस देन इक्वल टू 18.5, ये बना दिए, चेंज लेके आना है आपने, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कहते हैं, करेक्ट कर रहे हैं थोड़ी वैल्यूज को, ताकि कोई वैल्यू हमारी मिस ना हो, इतनी हमारे पास ऊपर नीचे हो सकती है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग दिस। तो ये सबसे पहला बेटा पे चीज है कि आपने 0.5 ऐड करना है। सेकंड, ये सारे बेटा पॉइंट्स लिख लें, फिर अप्लाई करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। अगर x जस्ट लेस देन के है, नॉट इक्वल टू, जस्ट लेस देन, जब लेस देन है बेटा, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लेस देन है तो k माइनस 0.5, प्लस 0.5 फॉर लेस देन इक्वल टू, माइनस 0.5 फॉर लेस देन, दो होगी बातें। थर्ड, ग्रेटर पे आ जाए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, फिर आपने क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू k के केस में क्या करना है, माइनस 0.5, इसमें माइनस 0.5 करना है। और फोर्थ में आ जाए बेटा, ये वैल्यूज लिख लेना पहले अपने पास, और ये याद भी रखनी पड़ेंगी बेटा आपको, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। भी देखा, मैं अप्लाई करूंगा तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इजी सिंपल सी बात है। ऑपोजिट है थोड़ा सा, ग्रेटर देन, अगर जस्ट ग्रेटर देन है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, तो फिर आप क्या कर देंगे, के प्लस 0.5, के प्लस 0.5, और ग्रेटर देन है, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 0.5। ये बेटा टेबल बना लें अपने पास, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, कॉन्टिन्यूटी करेक्टेड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। तो हमें वैल्यूज को प्लस माइनस करना पड़ता है, साइंस वगैरह देखने पड़ते हैं बेटा। ये अपने पास लिख लेना, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना, आप देखेंगे कितना सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया,
सबसे पहले एन और पी को यूज करके म्यू और सिग्मा स्क्वायर निकाला, नॉर्मल की फॉर्म में लिखा, फिर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है हमने, और उसके बाद देखते हैं फिर हमने क्या करना है। ठीक होगी बात ये? यस यस या बेटा, ओनली ग्रेटर देन में ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ओके, पहले सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेना, फिर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा कहानी हमें समझ आ जाएगी। स्टेप 4, मैं वर्ड फॉर्म में इस वजह से लिखवा रहा हूँ बेटा ताकि बाद में आपको रीड करने में आसानी हो, ये ना हो कि बाद में क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ हो लेकिन पता नहीं चल रहा उसमें क्या क्या हमने किया था। 4 क्या है बेटा? कन्वर्ट द बायनोमियल वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जी। अब हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट जब बायनोमियल वेरिएबल को, कन्वर्ट बायनोमियल वेरिएबल, convert binomial variable into normal standard normal variable, convert into the normal standard variable। ये कैसे करना है बेटा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल जी, जी में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जब वैल्यू आ जाएगी ना एक्स की, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, एक्स की वैल्यू आई भी होगी, म्यू सिग्मा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है बेटा, जी की वैल्यू निकाल लेनी है, जी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स ऊपर से आ जाएगा, अभी देखना हम एक्स निकालेंगे। एक्स हमें बायनोमियल का तो एक्स दिया हुआ होता है ना, उसे हमने कन्वर्ट किया होगा कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगा के, वो हमने यहाँ पुट करना है। म्यू सिग्मा ऑलरेडी होगा, जी आ जाएगा। जब जी आ जाएगा लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 क्या हो जाएगा? लास्ट, सॉरी स्टेप 5 आ गया, स्टेप 6 नहीं। स्टेप 5 क्या है? सी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल, सी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल। अब इसके बाद लास्ट जब जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आपने जाके टेबल से देख लेनी है, जी की वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आपने जाके टेबल से देख लेनी है, दैट्स इट। जी की वैल्यू आ जाएगी, आपने जी की वैल्यू को टेबल से देख लेना। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप्स अपने पास माइंड में रख लें। स्टेप 1 है म्यू सिग्मा की वैल्यू निकाल लें, फॉर्म में लिख लें, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करें, फॉर्मूला लगा के जी निकाल लें, जी को टेबल से जाके देख लें, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा हमारे पास। ठीक होगी बात? स्टेप्स लिख लिया। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ऐसे होगा। मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बस स्टेप्स थोड़ा से याद रखने पड़ेंगे आपको, इजीली हो जाएगा। बस मेरे साथ एक क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लें बेटा। अब ये क्वेश्चन है, अब मेरे साथ चलना है बेटा, मेरे साथ चलना है। स्टेप्स लिख लिए ना, मैं शेयर भी कर दूंगा, आप खुद भी देख लेना एक दफा। ओके, क्वेश्चन आ गया। सपोज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, सपोज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स एंड वी वांट टू फाइंड पी एक्स लेस देन इक्वल टू 60 वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। अब 100 टाइम्स आपने फ्लिप किया कॉइन को, एन 100 है, वी वांट टू फाइंड पी एक्स लेस देन 60 वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स लेस देन इक्वल टू 60 की, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है एक्स लेस देन इक्वल टू 60, मतलब हेड्स लेस देन इक्वल टू 60 आने की हमने हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बेटा यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है कि बायनोमियल से नॉर्मल में जाना ही नहीं जाना, तो आप पहले चेक कर लें, पहले चेक कर लें कि कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी है हमने। वैसे तो करनी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे आप? मैंने क्या बताया था, क्या फॉर्मूला हमारा चेक करने के लिए? एन पी लगाएं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 है। पी क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हेड्स चाहिए, हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.5। तो क्या आंसर आ रहा है? 50। तो हमने कहा था व्हेन एन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन हम क्या करेंगे, देन हम क्या करेंगे कि कन्वर्जन करेंगे, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 50 आ रहा है, 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दूसरा क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एन क्यू या एन वन माइनस पी भी हमने किया था। तो इधर भी क्या आ रहा है? 100, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, 50, 50 ग्रेटर देन 5 आ रहा है।
ये तब बेटा करेंगे जब आपको नहीं समझ आ रही, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। ये तो मैं सिर्फ सारे काम बता रहा हूँ कि अगर नहीं भी पता ना आपको तो आप देख सकते हैं कि मुझे कन्वर्जन करनी है या नहीं करनी। प्रॉबिलिटी तो बाद में निकालेंगे, बायनॉमियल से नॉर्मल में जाना है या नहीं जाना। तो यहाँ पे बेटा आपको नजर आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन वी नीड टू कन्वर्ट बायनॉमियल टू नॉर्मल। तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन अलाउड है, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन अलाउड है यहाँ पे। तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे अलाउड है बेटा हमें, ठीक होगी, चेक कर लिया। अब कन्वर्जन पे आ जाए, कन्वर्जन पे आ जाएंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप वन हमने क्या किया था? स्टेप वन मैंने कहा था आपने कन्वर्ट करना है, बायनॉमियल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए मीन और वेरिएंस निकालना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। मीन का क्या फॉर्मूला लिखा था अभी हमने? मीन निकालना है, मीन था म्यू। म्यू कैसे आता है? ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है बेटा। तो एन पी से आएगा म्यू, और एन पी वन माइनस पी से आएगा सिग्मा। तो एन पी से आएगा, एन क्या है? एन हमारे पास है नंबर ऑफ ट्रायल 100, पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 50 आ गया मीन, 50 आ गया मीन। और म्यू स्क्वायर निकाल, सिग्मा स्क्वायर निकालें, दैट विल बी द वेरियस वेरियंस, सिग्मा विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें वेरियंस चाहिए होती है, तो वो एन पी क्यू से आ जाएगी। 100, P is 0.5, Q is also 0.5। तो ये क्या आ रहा है? 100 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 5 आ रहा है। ओके, टोटल 5 आ रहा है। ओके, 25 आएगा यहाँ पे। जब अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू 5 आ गई और मीन 50 आ गया बेटा। तो हम जो नॉर्मल को लिखते हैं ना, स्टेप टू, जो नॉर्मल को आप लिखेंगे, लिखेंगे कैसे? नॉर्मल, नॉर्मल पहले आप मीन लिखते हैं, मीन कितना आ रहा है? 50 कॉमा, फिर वेरिएंस लिखते हैं, वेरिएंस इज 25। दिस इज वेरिएंस एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बेटा आपने नॉर्मल लिख लिया, ये आपने लिख लिया नॉर्मल को। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट नॉर्मल। नॉर्मल में मीन और वेरिएंस आता है। ठीक हो गया बेटा? दो स्टेप्स हो गए। पहले हमने कन्वर्जन मीन निकाल लिया और सिग्मा निकाल लिया। सेकंड में हमने क्या किया? 50-25 कर लिया। स्टेप थ्री पे आ जाए। स्टेप थ्री में क्या करना होता है? कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करनी है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स लेस देन 60। अब आपने लिखा हुआ है, आपको याद है लेस देन होगा तो क्या होगा? ऊपर वापस टेबल पे जाएंगे। अब बताया लेस देन होगा तो क्या होगा? 0.5 आपने ऐड करना है। बस सिंपल करें, 0.5 अब ऐड कर दे, खत्म। 60.5 करेक्शन होगी हमारी। अब क्या करें? स्टेप फोर, जी फाइंड आउट करें। फाइंड जी। जी कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 60.5 वाली कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाली लेनी है। म्यू की वैल्यू क्या आई थी? 50 आई थी। सिग्मा की क्या वैल्यू आई थी? 5। तो जी की वैल्यू निकाले, जरा मुझे बताएं जी की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास? डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद जल्दी से मुझे बता दें बेटा, ये जी की वैल्यू क्या आ रही है? जी की वैल्यू आ रही है 2.1 कह रहे हैं। ओके, 2.1, गुड। 2.1 आ गई जी की वैल्यू। स्टेप फोर, जी की वैल्यू आ गई। स्टेप फाइव, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? सी द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द टेबल। सी द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द टेबल। तो बेटा टेबल से प्रोबेबिलिटी देख लें, कहानी खत्म। तो टेबल उठाते हैं जरा हम, टेबल को पिक करते हैं हम, और यहाँ पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं 2.1 पे क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो बेटा ये देखिए, सिंपल से इतना सा काम है हमारे पास। 2.1 किधर है जी? जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.1। 2.1 ये है बेटा, ये है 2.1। 2.1 है, आगे कुछ भी नहीं है। 2.1 है, इसका मतलब 2.10 ही है, तो 0.9821। तो प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास क्या आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल 2.1, लेस देन था ना, इक्वल टू 0.9821, ये आ रही है 0.9821, ये 2.1 पे।
क्योंकि अगला अगला जीरो, अगर 2.11 होता तो 0.9826 बन जाता। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन, तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो हमने निकालनी थी लेस देन 60, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 60 इज इक्वल टू 0.982। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक लिखें, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ये बेटा काम हो गया हमारा। अब बताएं इसमें कोई मसला है तो, स्टेप्स लिखे हुए होंगे, ये स्टेप फॉलो करने हैं बेटा। वैसे तो ये भी बताया हुआ होता है कि कन्वर्जन है हमारी, कन्वर्जन है तो पहला काम करें मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, फॉर्म में लिख लें, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करें, ग्रेटर देन लेस देन उसके अकॉर्डिंगली 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 करें, जी की वैल्यू निकालें फॉर्मूला से, जी की वैल्यू देके टेबल से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना हमने। स्टेप 3 देख लें, ये देख लें, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है, उसके टेबल टेबल याद रखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए। जी महाल बेटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाली बात आपने माइंड में रखनी है, वो माइंड में रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक होगी कहानी बेटा। अब इसे एक दफ़ा जाके दोबारा से देख लेना, दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना इसे। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी क्वेश्चंस ऑफ द होल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ताकि हमें क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व करना। हमें जी की वैल्यू टेबल से देखनी आ गई है, जी की वैल्यू में टेबल से देखनी आ गई है, हमें प्रोबेबिलिटीज़ के थ्रू जी की वैल्यू निकालनी भी आ गई है, और हमें कन्वर्जन भी आ गई है। तो यही चीज़ें हमारे पास नॉर्मल में। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन हम देखेंगे और फिर हमारा एंड हो गया है, काम तो हमारा एंड हो गया, बस हमने क्वेश्चन ही देखने हैं अब। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे मैसेज कर देना, अदरवाइज बेटा ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, प्लस ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है बेटा, ओके। ओके बेटा, यू गाइस कैन लीव, इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़।